नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार के चुनाव के रिजल्ट आ गए और ये रिजल्ट आने के बाद बहुत सारा चिंतन शुरू हो गया और बड़े स्तर पे एक निराशा है। निराशा उन लोगों में है जो बहुत ज़्यादा रुचि इस चुनाव को लेकर रख रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय थे और वो ये मान के चल रहे थे कि इस बार बीजेपी के लिए बिहार निकालना मुश्किल होगा और कम से कम नीतीश, जिनकी पर्सनल छवि, जिनका परफॉर्मेंस, एंटी इनकम्बेंसी, पलटू राम, 50 सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद वो बंदा डबल सीटें कर ले गया। तो ये हुआ क्या, इसको लेकर बड़ा अचरज है और अचरज के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि भैया बाय बाय फेसबुक। किसी ने लिखा कि अब नहीं लगता कि अब कुछ चुनाव बचा इस देश में। किसी ने लिखा कि अब नहीं लगता कि ये लोकतंत्र इस देश में अब कुछ हो पाएगा, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। यानी बिहार के इन नतीजों ने पूरे देश के उन सारे लोगों को निराश किया है जो थोड़ा सा राहत चाह रहे थे, एक ये उम्मीद कर रहे थे कि इस चुनाव में कुछ बदलेगा तो कम से कम उसका असर ये दिखेगा, एक उम्मीद बनेगी कि भाई आगे जाके देश में कुछ बदलाव हो सकता है। एक बड़ी उम्मीद लोगों को थी कि कुछ बदलेगा। अब नहीं बदला और बदलने की उम्मीद क्यों थी, इसके पीछे भी कारण है। जब आप देखते हैं कि बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, उस सभा में लोग नहीं आ रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रही है, किराए पर लोग पकड़ के लाने पड़ रहे हैं और यहाँ पर ये तेजस्वी यादव की रैलियों की भीड़, ये वो सब लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पे। लगातार लोग ये भी देख रहे थे कि किस तरह से ये चुनाव वो नीतीश कुमार के पूरे परफॉर्मेंस के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी दे रहा है। तमाम सारी चीज़ें एक के बाद एक लोगों को दिखाई दे रही थी और मसले और भी थे और उन मसलों में निराशा ज़्यादा हुई है। कौन से मसले? जैसे कि एक मसला ये था कि जातियों के आधार पर सामाजिक न्याय का जो मसला है, पूरा का पूरा सामाजिक न्याय की लड़ाई को इससे कुछ ताकत मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ दबी कुचली जातियों के लोग आगे बढ़कर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ झटका लगेगा और जो जाति जनगणना, संविधान की रक्षा, इस तरह के जो मुद्दे सारे थे जिनके आधार पर एक गरीब गुरबे को जागृत करने, उसको ताकत दिलाने, उसको एम्पावर करने का मसला था। इस मसले को तोड़ा बीजेपी ने, कई तरह से तोड़ा। एक बात याद रखिए, बीजेपी केवल एसआईआर के भरोसे काम नहीं करती है। बीजेपी केवल आपको लगता हो कि वो केवल ईवीएम के भरोसे काम कर जाएगी या आपको लगता हो कि वो बैठ जाती है, ना, वो हर स्तर पे काम करती है। तो जो बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की बीजेपी ने, वो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव को ध्यान में रख के करी गई थी। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्लान कर रही है ये जो दलित हैं और पिछड़े हैं इनको तोड़ने की। इनको तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। संसद में एक बिल आया कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे और तमाम सारी बातें। तो यहां पर क्या किया कि जो आदमी, चाहे वो धानुक था, चाहे वो मांझी था, चाहे मुसहर था, उसके घर में दरार डाल दी और उसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अलग किया और उनको अपने साथ लेकर आई। ठीक वैसे जैसे कि आप याद कीजिए कि 3 तलाक के मुद्दे पे मुसलमानों की महिलाओं को भी काट के अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई थी। एक नैरेटिव बना था हरियाणा में, जाट बनाम गैर जाट। यूपी में बना यादव बनाम गैर यादव। यहां पर उस नैरेटिव को और आगे बढ़ के तोड़ दिया गया। दूसरा एक खेल हुआ पिछली साल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जहां तक मुझे ठीक से याद है अगस्त 24 का फैसला था वो। उस फैसले में यह कहा गया कि कैटेगरी के अंदर राज्य सब कैटेगरी बना सकते हैं। यानी अगर अनुसूचित जाति की कैटेगरी है तो उसके अंदर एक अति पिछड़े की कैटेगरी, सब कैटेगरी बना सकते हैं।
नीतीश कुमार ने इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और इन जातियों को तोड़ा आपस में। यानी अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, तो उनको भी बांट दो। जिन लोगों को नीतीश कुमार ने आरक्षण घोषित कर दिया वो सब लोग नीतीश के साथ हो गए। तो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उस लड़ाई में नीतीश कौन, जो दबंग लोगों, अनंत सिंह, ये वो तमाम सारे नाम हैं जो अगड़े हैं, उनका एक पिछड़ा प्यादा जिनको कहा गया, उस नीतीश ने इन जातियों को आपस में तोड़ दिया। तो ये जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग हुई, इस सोशल इंजीनियरिंग से, और इसी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, इस सोशल इंजीनियरिंग से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अरे ये कुछ नहीं है, वो तो सीधा एसआईआर का खेल हो गया। एक चीज नहीं करती है कोई भी पार्टी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट एक तरफा नहीं होता है। वो थप्पड़ भी मारेगी तो घूसा भी मारेगी, तो गोली भी मारेगी, तो जूता भी मारेगी, जब तक आप मर ना जाओ। तो ये पूरा जो एक सोशल इंजीनियरिंग हुई, इस सोशल इंजीनियरिंग में अल्पसंख्यकों को भी बड़ी सफाई से टारगेट किया गया। कुछ नतीजे अगर आप देखें तो ऐसी जगहों पर वोट मिले हैं जो सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे, वहां पर बीजेपी जीत गई। यादव बाहुल्य इलाकों पे बीजेपी जीत गई। यादवों ने बीजेपी को वोट दिए, दिए या नहीं दिए पता नहीं, लेकिन अगर इस पैटर्न को भी आप रखें तो पिछले यूपी चुनाव में चले जाएं, जिस जिस चुनाव में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के हारने की सबसे ज्यादा चांसेस थे, मुस्लिम बाहुल्य इलाके, ये इलाके, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। और जब वो जीत के आई तो एक चमत्कार लोगों को लगा कि भाई ये पार्टी जो है ये कुछ गड़बड़ जरूर किया है इसने, ये अपने आप नहीं हो सकता। और इन चीजों के कारण ही ईवीएम का बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि लोगों के मन में विश्वास आया कि ईवीएम की गड़बड़ी होती है। तो अभी इन्होंने कुल मिला के इस चुनाव से जो नाउम्मीदी आई है, वो नाउम्मीदी उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा है जो सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे, जो ये मानते थे कि दबंगों, रगड़ी जातियों का बिहार में जो दबदबा है उसको तोड़ दिया जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि तेजस्वी यादव या बाकी लोग इन जातियों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हुए कि अनंत सिंह के इलाके में रह के छोटे सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो वो बचाने आ जाएंगे। एक हत्या करके पूरे बिहार को ये संदेश चला गया कि भाई अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो कुचले जाओगे। डरा हुआ दलित 10,000 रुपए का लोन, वो भी सरकारी खजाने से, सामने आ गया और उसमें काफी वोट उस तरफ चले गए। और ये वोट जब उस तरफ जाते हैं तो इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं। अब आप सोचिए कि ये सब चीजें हो रही हैं तो कौन निराश हो रहा है? जिसको आस थी, नीतीश ने जाति जनगणना की थी, कहीं कुछ बेहतर मिलेगा, नीतीश ने उस जाति जनगणना का इस्तेमाल इन्हीं तबकों को काटने में कर दिया। अब आते हैं उस अचरज पे जिसको लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही, और वो अचरज है चुनावों में धांधली का। ये कैसे हो सकता है कि 101 में से 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, 243 सीटों में से 200 प्लस गठबंधन ले जाए, वो नीतीश कुमार जो पलटू राम की जिसकी इमेज थी, जिसके उम्मीद थी कि ये कभी जीत ही नहीं सकता इस चुनाव में, कम से कम उस आदमी ने अपनी सीटें डबल कर ली। ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर होगा और उस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ओवर पावर कर लेगी। वो तो ताकत बन के निकल के आ गया, लेकिन इतनी बड़ी ताकत भी नहीं बनने दिया दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ले। पहले 40-45 सीटों के साथ भी नीतीश इधर उधर जाने की स्थिति में थे, अब इस बार नहीं है। और कांग्रेस की सरकार केंद्र में मोदी जी वाली सुरक्षित हो गई है। जैसे नाप जोख के सब कुछ तय करके एक बढ़िया डिजाइन पेंटिंग की तरह तैयार किया गया। आरोप बहुत सारे लगे और ये आरोप ये बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे चुनाव में बहुत कुछ ऐसा रहा जिसकी शिकायत सुनी जानी चाहिए थी एक लोकतंत्र के तौर पे। एसआईआर का जब पूरा लिस्ट बनी तो आरोप लगा कि एसआईआर बेईमानी है। इसमें बाकायदा ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। 10 जिलों में वीवीपैट की स्लिप्स गायब थी, वो भी हमने देखा। किस तरह से
सिलेक्टिवली वोट काटे गए थे एसआईआर में, ये भी आरोप लगे थे। किस तरह से देश भर से रेलगाड़ियों में भर भर कर लोग वोट डलवाने ले जाए जा रहे थे, स्पेशल ट्रेन चला रहा था भारतीय रेल बिहार के लिए, ये भी बड़ा सवाल था। और ये सवाल कहीं कुछ ऐसा सोचने को मजबूर करते हैं जहां हम आगे जाके बात करेंगे। चुनाव आयोग के ऊपर बाकायदा आरोप लगा, वोट चोर गद्दी छोड़कर नैरेटिव चला, आपने देखा। कैश लाभ दिए गए और तब दिए गए जब चुनाव शुरू हो चुका था, यानी चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। इसको कांग्रेस ने उठाया, नहीं सुना गया। 10 जिलों में वीवीपैट के स्लिप्स गायब मिले, कांग्रेस ने उठाया, नहीं सुना गया। मतगणना कई जगहों पर बाकायदा बीजेपी ने की साठगांठ से मतदान का काम धीमा कराया गया, नहीं सुना गया। और तो और कैश और लाभ वितरण पे जो पैसा बांटा जा रहा था उस पर भी ईसीआई ने सुनवाई नहीं की। बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को रोकने का काम हुआ, लौटा दिया गया। बहुत सारे आपके सामने बाइट आए हैं। आपने खुद एक बाइट सुना एक आदमी का जिसने कहा मैंने 8 वोट डाले हैं। इसी तरह से एसआईआर के तहत वोटों का जो डिलीशन हुआ मॉस लेवल पे, वो अपने आप में खतरनाक था और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए, ये आरोप भी सामने आए थे। मेरे इलाके में जो एसआईआर हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। मैंने वैसे फेसबुक पे लिखा था, जो वोटर लिस्ट वो लेके आए हैं एसआईआर वाले, उस वोटर लिस्ट में आधे नाम मेरे इलाके के ऐसे थे जो छोड़ के जा चुके हैं, जो यहां रहते ही नहीं हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे नाम गायब थे जो पिछले 2 चुनावों से वोट दे रहे हैं और वो उस लिस्ट में नहीं थे। उस लिस्ट के आधार पर प्रिंट किए हुए फॉर्म वो लेकर आए थे। हमें वो ही फॉर्म भरने हैं जो उस लिस्ट में थे। तो जो आधे छोड़ के चले गए उनके फॉर्म तो रद्दी हो गए, और जिन लोगों के फॉर्म नहीं है उनके लिए भरने को कोई फॉर्म वो नहीं लाए थे। वो उन्हीं के लिए फॉर्म लाए थे जो बचे हुए लोग वोटर लिस्ट में थे। जो बचे हुए लोग वोटर लिस्ट में थे उसमें भी जैसे राहुल गांधी ने दिखाया था स्लाइड पे, कई लोगों के नाम के साथ गलत लोगों के फोटो लगे हुए थे। ये मैं एक ऐसे इलाके की बात कर रहा हूं जिस सोसाइटी में कुल 96 फ्लैट है, 96, उसमें इतनी गड़बड़ियां। और आप कांग्रेस पार्टी की बलिहारी देखिए कि राहुल गांधी तो बताता है भाई जो मैंने देखा वो सब जगह बूथ लेवल एजेंट वगैरह पार्टी के होते होंगे ना, वो भी देखते होंगे। कभी सुना किसी ने इसको सोशल मीडिया पे लिखा, किसी ने कहा? कम से कम 2 लाइनें लिख के डाल सकते हो, एक फोटो खींच के डाल सकते हो। क्या कांग्रेस की पूरी राजनीति अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचाने की होकर रह गई? क्या उनके लिए बस आज माननीय नेताजी के साथ समोसे खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? अब कुल मिला के ये पूरी जो कहानी है ये बताती है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम में समस्तीपुर और हाजीपुर में जो सीसीटीवी कैमरे थे वो बंद कर दिए गए। रात में पिकअप वैन की आवाजाही के दौरान बिजली फेल्यूर का आरोप लगा के सीसीटीवी बंद किए गए। इस तरह के बहुत सारे 80 लाख वोटर गायब होने का, और 14 लाख डुप्लीकेट वोटर, 1,30,000 संदिग्ध एड्रेस, ये सब आरोप लगे रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, इनको अगर आप देखें तो इस चुनाव के जो नतीजे आए, भाई मैं नतीजों का स्वागत करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं आपको बता दूं इस चुनाव के बाद जो भी जीतता, मेरा एक ही काम था, मुझे उस पर नज़र रखनी थी और उसकी कमियों की उस सरकार की समीक्षा करके आपके सामने बताना था कि कौन गड़बड़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैंने कर्नाटक की सरकार पे भी बनाए, मैंने हिमाचल की सरकार पे वीडियो बनाया है। निश्चित तौर पे मैं चूंकि एक राष्ट्रीय बनाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा निशाने पर रहती है। एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने का है, ये जो आरोप लगे, जिस तरह से जात के नाम पे वोट बटे, जिस तरह से पैसा बांटा गया, जिस तरह से सरकारी खजाने से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, जिस तरह से घर के अंदर स्त्री पुरुष की डिवाइड की गई, जिस तरह से चुनावों की धांधली, जिस तरह से चुनाव आयोग ने, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी गलती की कि चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो बनाने का अधिकार उस सरकार को दे दिया गया जो सरकार चुनाव आयोग के कारण
चुनने में मैनिपुलेशन से बन सकती है। यानी उस आदमी को ही डॉक्टर बना दिया जिस आदमी को सर्टिफिकेट देना था। वो आदमी मतलब समझ लीजिए कि मेरा मास्टर मुझे सर्टिफिकेट देके पास करने वाला है और मास्टर की नियुक्ति का अधिकारी मुझे दे दिया जाए, दिया गया। तो ये चीजें जितनी हो रही हैं, जिस तरह से एसआईआर हुआ, जिस तरह से चुनाव आयोग सीधे लड़ रहा था, माफी मांगो राहुल गांधी कर रहा था कांग्रेस किसी पॉलिटिशियन की तरह, ये सब चीजें मिला के एक चीज करते हैं। देखिए मैं बताऊं, ये नैरेटिव होना वो ना, मेरा जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, मुद्दे क्या हूँ, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, यानी सबको इस देश में सम्मान से रहने का हक है, सबको शिक्षा, सबको काम होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं अपेक्षा करता हूँ किसी भी लोकतंत्र में। लेकिन जब लोकतंत्र में सरकार आ जाएगी, अपनी मर्जी से आएगी, अपनी मर्जी से जो चाहेगी करेगी, तो आप मुझे बताइए अडानी राज होगा कि नहीं होगा। और अडानी तो बहुत छोटा राज है। आप कल्पना कीजिए इस तरह से धुरंधर और अंधाधुंध चुनाव किस देश में लोग जीतते हैं। ये बड़ा गहन चिंतन का विषय, दिमाग लगाइए। कौन से देश हैं जिनमें ऐसे सरकार आसानी से जो सरकार में बैठा है उसके पक्ष में ही हमेशा नतीजे आते हैं। तुर्की का अर्दोगान, लोकतंत्र है वहां पर, बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र में क्या होता है आप जान लीजिए। वोट उत्तर कोरिया में भी पड़ते हैं। किम जोंग उन 95% वोटों के साथ जीत जाता है। वोट पुतिन के यहां भी पड़ते हैं, वो भी 80-85% वोटों से जीत जाता है। सबने अपने यहाँ पे जितने साल चुनाव लड़ सकते हो लड़ लो, नियम बनाए हुए हैं, 2 बार 3 बार का बंधन नहीं है। आप देख लीजिए चीन में शी जिनपिंग 2 बार बन सकते थे, तीसरी बार का भी नियम बन गया, वो बन जाएंगे। कौन से देश हैं जिनमें, लेकिन आप किसी दो देख लीजिए, अभी ब्रिटेन को देख लीजिए जहां डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुका है आपके देखते देखते। आप नाम नहीं याद कर पाएंगे, इतनी तेजी से बदल जाते हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए कैसे ट्रंप हार गए, उसके बाद ट्रंप दोबारा आ गए, बाइडेन हार गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या अब हमारी डेमोक्रेसी उस तरह की एक मोनार्की की तरफ चली गई है जो इलेक्टेड मोनार्की है, जिसमें लोग वोट तो डालते हैं लेकिन राजा एक ही रहता है। ये सवाल बार बार मन में आता है जो थोड़ा परेशान करता है। और परेशान भी अगर किम जोंग उन की तरह मुझे लगे कि भाई लोक कल्याणकारी नीतियां लाने वाला है, तो उस परेशानी को थोड़ा बचा लूं। अब दलित का मतलब ये रहेगा कि उसके साथ में एक बड़ा आदमी उसके घर में जाके भोजन कर लेगा और बस उसको अहोभाग्य समझ लेना है, उसके अधिकार नहीं उपकार के जरिए चलेगा। आपका जो अल्पसंख्यक है उसके साथ में उसको अधिकार की जगह संभाव मिलेगा, उसके साथ में गले मिलेंगे, उसके घर घर जाके योजना बनाएंगे, लेकिन देश में उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए काम नहीं होगा। हमारे देश में महिलाओं को भी 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या बराबरी का दर्जा मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल अब बड़े सवाल हो गए हैं और इस पूरी जीत के बाद में आपको परेशान करते हैं। अब कुछ लोगों के उत्तर दे दूं जो पूरे दिन से लिख रहे हैं, आपको भी देने पड़ेंगे। ये ईवीएम के और चुनावों में धांधली के ये जो भी रोना है, मतलब समझ लीजिए ये सियापा है, रुदाली है। भाई इस धांधली के बारे में चुनाव के बाद में अगर कोई रोता नतीजे आने के बाद, तो आप कह सकते थे रुदाली है, लेकिन चुनाव आने के बहुत पहले से लगातार इस पे सवाल उठ रहा है। जिस दिन वोट डलने वाला है उसके एक दिन राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को एक्सपोज किया। तो ये एक झूठा बहाना है कि साहब हार गए इसलिए रो रहे हैं ना, उनको पता था हारने वाले हैं, बस उन्होंने देश के लोकतंत्र का सम्मान किया और चुनाव लड़े, बावजूद इसके कि जानते थे कि ये कुछ उन्होंने कर रखा है। जनता को बता रहे थे। दोष कहां है राहुल गांधी का? लोकतंत्र को सीमित कर दिया, हम जनता को बता रहे हैं। अरे जनता को बताने से क्या होगा, तू ही खड़ा होके भाई बोल रहा है यहां पे
कि ये इसमें वोटर लिस्ट में धांधली है, वो विदेशी लड़की का फोटो लगा हुआ है। जब इतनी धांधली है तो जनता क्या कर लेगी उसमें भाई, वोट देने के अलावा? जनता लट्ठू तो बजाने से रही। और जनता को लोकतंत्र में मजबूती के साथ कन्विंस कौन करेगा? सड़क पे कौन उतरेगा? तुमने यात्रा की, तुम्हारे बाकी लोग कहां हैं? अगर आप मानते थे और शिद्दत से ईमानदारी से मानते थे कि वाकई इस चुनाव में धांधली हो रही है, एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, तो दूसरे दिन जिस दिन ये नतीजे आए, आपको राजघाट में अनशन पे बैठ जाना चाहिए था कि देख लो जी, धांधली हुई है, मैं नहीं उठूंगा, मुझे जेल में डाल दो। आपको करना चाहिए था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में तो हो गया, अगले चुनाव से देखेंगे, एसआईआर गड़बड़ी नहीं कर सकता। क्या बकवास है, इसमें कैसे हो गया? और सबसे बुरी बात, ये सब लोग कभी कभी लगता है कहीं ना कहीं सत्ता की जो ताकत है इस देश में, उसके साथ समझौता करके बैठे हैं। माफी के साथ कहूंगा, एक बेहतरीन मोमेंटम बिहार चुनाव में सड़क पे दिख रहा था, लड़ रहे थे आप, आपने वोट के खिलाफ में एक पूरी यात्रा निकाली, उस यात्रा में लोग अटाटूट शामिल हुए, सड़कों पर दिख रहा था कि लोग आपके साथ में। जब मेन चुनाव था, मुख्य रूप से जब चुनाव प्रचार चल रहा था, आप गायब हो गए। क्यों हो गए? आप किसको जिताना चाहते थे? धांधली है तो पहले वोट यात्रा क्यों निकाली, और नहीं है तो फिर आपने जो है वो बाद में विड्रॉ क्यों किया? इस सारी चीजों से ये पता लगता है कि ये सब लोग, जितनी भी पार्टियों वाले हैं, ये या तो हमको उल्लू बना रहे हैं, धांधली वांधली कुछ नहीं है, ये कुछ नालायक हैं, हार जाते हैं पहली चीज। लेकिन हम इनसे कन्विंस हैं, हमको लगता है ये सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये सही बोल रहे हैं तो ये पूरे प्राणपण से, पूरी ताकत से, मजबूती से मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरल तरीके से समझिए, आपके घर में चोरी हो रही है, आप नीचे खड़े होकर बोलोगे केवल देखो वो चोरी हो रही है, देखो वो चोरी हो रही है, या आप जूझ जाओगे, लड़ जाओगे? आप खुद ही कह रहे हो देश का लोकतंत्र खतरे में है, और आप ये डायलॉग में निपटा दे रहे हो चीजें। खतरे में है तो लड़ो, लड़ो, सड़क पे उतरो। ये कोई छोटा मामला तो नहीं है कि एक सरकार पूरा का पूरा सेटअप हरण करके, अपने गुर्गों को चुनाव आयोग में बिठा के, वोटर लिस्ट में काट छाट करके, अपनी मंजूरी माफ कीजिए, अपनी मर्जी के वोटर रख के पूरी तरह से घेर के, सरकारी दुरुपयोग करके, सारे बुरे काम करके, जनता के हित की बात नहीं हो रही है, जनता के एजेंडे की बात नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो चुनाव जीत के ले जाती है, और आप सिर्फ डायलॉग बयान देते हो, ट्वीट करते हो। जब जब इस देश में तानाशाही उखड़ी है, तब उखड़ी जब सड़क पे आप उतरे और जनता को भरोसा हुआ कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। आज अगर भरोसा होता कि तेजस्वी मोदी जी का मुकाबला कर सकता है, तो दलित शायद किसी वहां के दबंग भूमिहार, इस तरह के लोग, ऊंची जातियों के जो हैं, वहां पर वहां के फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ मुखर होके निकलता। लेकिन आपकी जो फॉर्मेलिटी टाइप की अप्रोच है, बयानबाजी है, उस सब के कारण सारा गड़बड़ हुआ है। और इसमें मीडिया, सीडिया, सारी भूमिकाएं इसी में शामिल हैं। जब आप में ताकत दिखती है तो लोग आपके पीछे लगते हैं, वरना तो वो गोदी मीडिया बना ही हुआ है, और उसने भी इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरे चुनाव में एक ईमानदार भूमिका नहीं निभाई है। बहरहाल इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो निराश करने वाले हैं। इस चुनाव के ये नतीजे किसी भी पढ़े लिखे आदमी ने को अपेक्षित नहीं थे, किसी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित नहीं थे, किसी उनके भक्त को अपेक्षित नहीं थे। अमित शाह भी 160 सीटों की बात कर रहे थे, किसी को नहीं लग रहा था कि ये नतीजे आएंगे, इसलिए उनको ज्यादा शौक लगा है। बहरहाल जो भी है, लोकतंत्र है, फैसला है, और इसको अस्वीकार करने की बात कहने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मुझे फैसले अस्वीकार हैं तो मैं आगे क्या करने वाला हूं, और दूसरा ये है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं।
मैं पत्रकार हूं, तथ्यों को सामने रखूंगा, आलोचना करूंगा। ये मेरा काम है। नेताओं का काम है ग्राउंड पे काम करना। वो बयान दे रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, फिर चले जाएंगे घूमने के लिए किसी और दूसरे देश की यात्रा पे, किसी हसीन देश में साइकिल चलाने। हमारे देश के नेता ग्राउंड पे लड़ो मरो, तभी आप नेता बन सकते हो। जेपी लड़े, जो भी एजेंडा रहा हो, इंदिरा गांधी को पलट दिया। कांशी राम ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी, सड़कों पर लड़के। दलित को कॉन्फिडेंस था, बड़े बड़ों से भिड़ जाते थे कि वो मेरे साथ में साहेब हमारे। अब नेता ही नहीं है कोई, ये तो पिछलग्गू हैं सारे के सारे। ये नेता कोई भी नहीं, जितने भी बैठे हुए हैं ये फॉलोअर हैं, दे आर नॉट द लीडर्स। क्योंकि नेता आगे चलता है, एक एजेंडा लेके चलता है। यहां तो ये देखता है जनता को क्या पसंद आएगा, वो चिल्लाना शुरू कर दो। और जो सामाजिक न्याय और दूसरे तरह के समाजवादी मुद्दे लेकर राहुल गांधी आ रहा है, वो मुद्दे बयानों से नहीं, सड़क पे उतर के लड़ने से आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद।